हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पीछे VSEPR थ्योरी बता दिया। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखिए। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 एंड एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1931। इस थ्योरी को दिया तो हिटलर एंड लंदन ने 1927 में था, और पॉलिंग और स्लेटर ने इसको क्या किया था, एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड मतलब बढ़ाया था, इसके पॉइंट्स को मॉडिफाई किया था किसमें, 1931 में। अब इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है ये देखिए। A covalent bond is formed only when two atoms approach each other and their valence orbital overlap each other। कभी भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दो एटम्स एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अप्रोच मतलब भाई मान लो अभी ये दोनों एटम है, इन दोनों को बॉन्डिंग करने मगर ये दोनों दूर दूर हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच ही नहीं कर रहे, तो बॉन्डिंग कहाँ से होगी। समझ रहे हो ना कि भाई कहीं पे भी बॉन्डिंग बनने के लिए अप्रोच करना जरूरी होता है। अगर आप मतलब ही नहीं रखोगे तो फिर वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको जिन दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, और उनके जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर बॉन्डिंग हो रही है तो उसमें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो वैलेंस ऑर्बिटल होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, वो दोनों एटम्स के वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप का मतलब इस तरीके से मतलब एक दूसरे को ढक देना। ओवरलैपिंग नहीं होगी अगर, तो आप VSEPR थ्योरी में पढ़ा था ना कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग बाय एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल क्या कर देगा, ढक देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ओनली पार्शियली और हाफ फील्ड ऑर्बिटल दैट इज ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। कह रहा है कि सिर्फ पार्शियली और हाफ फील्ड, मीन्स हाफ फील्ड का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए। हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको भरने का तरीका देखिए हुनसूल में चैप्टर 3 में है, तो मैं बताऊंगी उसको। मैंने चैप्टर 3 इसलिए नहीं शुरू करवाया था क्योंकि उसके पॉइंट्स नहीं क्लियर थे, उसमें क्या हटा है क्या नहीं हटा है, बट अभी कि थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि 30% रिड्यूस सिलेबस ही होगा। और ये जान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग एक सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ये अगर खत्म हो गया ना तो समझ लीजिए इसके बाद तो हर चैप्टर छोटा छोटा ही है। ठीक है, तो आपका जो होता है सिर्फ आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में, मतलब जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पेयरिंग आपको मैंने बताया था कि 10th में कि ऐसे भरते हैं हम लोग, ऐसे भरा जाता है। अगर ये हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी पेयरिंग करते हैं। तो सिर्फ वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जो क्या होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरा, फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मीन्स ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि जितनी बार मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आमने सामने ओवरलैप हो जाएगा और बॉन्ड बनी जाएगा। इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए जरूरी है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो प्रॉपरली ओरिएंटेड रहे। प्रॉपरली ओरिएंटेड का मतलब जैसे मान लो किसी एटम का s ऑर्बिटल है, किसी एटम का p ऑर्बिटल है, ये आपका अगर परफेक्टली ओरिएंटेड नहीं, मान लो कि इसको इससे जुड़ना है, इसको, तो ये अगर ऐसे रहेगा तो यहाँ से आके जुड़ेगा, क्या जुड़ पाएगा, नहीं, ये इससे जुड़ेगा या तो इससे जुड़ेगा। तो आपका क्या इस तरीके से ना हो के इसको इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे। ये है परफेक्टली ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या है, परफेक्टली ओरिएंटेशन है। तो आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो एटम्स के ऑर्बिटल्स है वो क्या हो, वो परफेक्टली ओवरलैपिंग हो, परफेक्टली ओरिएंटेड है, और दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, उनका जो स्पिन हो वो क्या हो, अपोजिट हो। इस तरीके से मान लो कि इन्हीं दो एटम्स के p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक होगा, तो इसका अगर स्पिन ऊपर की तरफ है तो इसका स्पिन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होने चाहिए ये। ठीक है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है कि पहले प्रॉपरली ओरिएंटेड रहे, भाई डायरेक्शन सेम रहे, जिस तरीके से आपका ओवरलैपिंग हो सके उस डायरेक्शन में रहे। ठीक है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनका जो स्पिन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। मीन्स अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है, अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन टू ऑर्बिटल्स इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसके बाद दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से क्या बनता है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जिसमें भाई इलेक्ट्रॉन का पाया जाना मैक्सिमम। भाई एक समझ लो कि ओवरलैपिंग हो रही थी, ये एक इसके पास था और एक मान लीजिए इसके पास था, तो दोनों का ऐसे ओवरलैपिंग कर गया, तो अब आपका ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है भाई, क्योंकि ओवरलैपिंग हुआ है तो दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड किए होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है।
उसके अलावा द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपका कह रहा है कि जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, मीन्स बॉन्ड कितना स्ट्रांग बना है, कितना, ये डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कितनी हुई है ऑर्बिटल्स के बीच में। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब कितनी ओवरलैपिंग हुई है, इस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। ठीक है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ओवरलैप। सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तो बताया ऊपर कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिन ऑर्बिटल्स के पास, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ एन एटम पॉसेस मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल बॉन्ड्स में बी फॉर्म। कह रहा है कि अगर एक एटम में एक से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल है और उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे। मीन्स वही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे एस से ओवरलैप करेगा, कहाँ से पी पे ओवरलैप करेगा। बात मेरी समझ में आ रही है। तो आपका अगर किसी एटम में एक से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या, वहाँ पे क्या बनेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंबाइनिंग एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो कंबाइनिंग एटम्स है, जैसे मान लो कि दो एटम्स हैं ए और बी, वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ए की और बी की आइडेंटिटी इस मॉलिक्यूल में गायब नहीं होगी, उनकी आइडेंटिटी उसमें रिटेन रहेगी, बनी रहेगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन नेचर एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है, मतलब कितना ओवरलैपिंग हो रहा है, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर, ओवरलैपिंग के नेचर पे और टाइप के ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग के टाइप और उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अभी देखो नीचे ओवरलैपिंग हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है एज द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेज मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग अकर्स एंड दस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म। जैसे जैसे वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, जो ओवरलैपिंग होगी वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी और इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनेगा। ठीक है, अब दिया है एन एक्सियल ओवरलैप बिटवीन टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी कंटेंट ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, जो एक्सियल ओवरलैप होता है दो ऑर्बिटल्स के बीच में, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या है, होती है आपकी, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, जैसे ये वाला। ठीक है, तो इसको साइड और आपकी लेटरल या साइड वाइज को ऐसे कहते हैं, ये ऐसे। एक मिनट में साफ करके बनाओ। देखो एक, ये है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग और ये है आपका ये साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। तो जो ये वाली ओवरलैपिंग होती है, ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो जिसमें भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, ये तो आपका था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को मैं दोबारा नहीं बोल रही हूँ, आप वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से उसमें बता दिया जाएगा। भाई जितनी बार आप करोगे उतनी बार पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कहाँ गया, हाँ सिग्मा बॉन्ड, जब आपके दो ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैपिंग है वो एक्सियल होती है, मीन्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, तो उस समय जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। जब आपके दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग क्या हेड टू हेड हो, जैसे मान लो कि आपका एक एस ऑर्बिटल हो, एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और एक आपका पी ऑर्बिटल हो, ये एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गया। या दोनों पी ऑर्बिटल हो, या दोनों पी ऑर्बिटल हो, तो ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ये भी हेड टू हेड हो जाएगी। तो जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 3 टाइप की ओवरलैपिंग से बनती है। सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप की ओवरलैपिंग से बनती है, 3 टाइप की ओवरलैपिंग से बनती है। ठीक है, पहला है आपका एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब कि एक एटम का एस ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल हो, उन दोनों में जब ओवरलैपिंग होगी तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो आपका मैंने कहा कि आपका एस ऑर्बिटल, आप कैसे मान लीजिए किसी एक जैसे मान लो H2 है, H2 का फॉर्मेशन आप करा रहे हो, तो हाइड्रोजन का अगर कन्फिग्रेशन लिखो तो क्या होता है 1s1 होता है। तो 2 H2 है तो आप सॉरी ये 1s1 हो जाएगा।
तो आपके 2 हाइड्रोजन है तो 2 1s1 1s1 होंगे। तो देखो 2 s ऑर्बिटल है तो 2 s मतलब दोनों स्फेरिकल शेप के होंगे और दोनों की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो दो जब s ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, 2 ss ऑर्बिटल, भाई एक का स्पिन ऊपर होना चाहिए, एक का स्पिन क्या होना चाहिए, नीचे। अभी हमने पढ़ा, अब इनका ओवरलैपिंग होगा तो ये कुछ इस तरीके का बना लेंगे, ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया एस एस ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड पहला तो कि 3 टाइप के ओवरलैपिंग से बनता है। पहला एस एस ओवरलैपिंग, मतलब दोनों एटम के एस ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। दूसरा है आपका एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग जैसे मान लो HCl HF HBr दिया, HCl का H का होता है 1s, भाई इसका यही आउटर मोस्ट है, और Cl का होता है लास्ट वाला अगर देखो तो 2p5 होता है, 2p5 होता है। तो मान लो इसका S और इसका P, यही होगा, यही आपका ओवरलैप करेगा। तो ये एक S हो गया और इसका हो गया P, कुछ ये इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दोनों के। तो ये भी क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। तो एक तो हो गया SS ओवरलैपिंग, दूसरा हो गया SP ओवरलैपिंग, और तीसरी कंडीशन है PP ओवरलैपिंग, मतलब दोनों एटम्स के P ऑर्बिटल्स आपस में क्या करें, ओवरलैप करें। जैसे Cl2, तो Cl2 में भी तो भाई 2 Cl है तो दोनों का क्या हो जाएगा, 2p5 होता है, दोनों का 2p5 मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 2p5 ही है, तो दोनों का p ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका एक का p ऑर्बिटल, ये दूसरे का p ऑर्बिटल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पा जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे pp ओवरलैपिंग हो रही है। तो 3 तरीके से आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, या तो SS ओवरलैपिंग हो, या तो SP ओवरलैपिंग हो, या तो आपकी PP ओवरलैपिंग हो। ठीक है, तो इन 3 तरीके से आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होते हैं देख लीजिए। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग बिटवीन PP ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड का फॉर्म, जब भी आपका एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर पाई बॉन्ड बनना है तो पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, देखिए एक तो आप जान लीजिए पाई बॉन्ड हमेशा PP आपके P ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, या तो P ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे या तो D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। S ऑर्बिटल आपके पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और जब भी आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो आपका कौन सा और बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो भाई जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जब आपका लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तब आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे आपका N2 में आपका है, तो N2 में आपका क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 3 2 हाँ 2p3। तो N2 का एक नाइट्रोजन का 2p3, दूसरे नाइट्रोजन का 2p3। अब ये PP 2 p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है, तो 2 p ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होगा ये ऐसे ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। भाई देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब है, ऐसे अगर N2 का आप स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N। और आपको मैंने बताया है कि अगर डबल, जैसे मान लो अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो तो सिर्फ सिग्मा है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई है। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है ना, तो ये पाई 2 पाई बॉन्ड किससे बने होंगे, जो आपका p ऑर्बिटल्स का लेटरल ओवरलैपिंग होगा इससे बना होगा, और जो एक सिग्मा बॉन्ड बना है वो किससे बना होगा, वो आपके एक्सियल ओवरलैपिंग से बना होगा। तो सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहा है तो वो तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, और अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो हमेशा याद रखना कि अगर सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपका पहला, इट इज़ फॉर्म बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग। आपको पता है कोएक्सियल को आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड किससे बनता है, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। दूसरा आपका एस ऑर्बिटल में क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो 3 टाइप के ओवरलैपिंग से बन सकता है, SS SP और PP ओवरलैपिंग से बनता है। और जो पाई बॉन्ड है वो किससे बनता है, आपके PP के लेटरल ओवरलैपिंग से। यहाँ पे PP का हेड टू हेड ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है, यहाँ PP का लेटरल ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके अलावा नोडल प्लेन नहीं होता है सिग्मा बॉन्ड में। नोडल प्लेन का मतलब कि वो जगह, वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके अगर सिग्मा बॉन्ड कहीं पे बन रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो उसमें ओवरलैप आपका नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। मीन्स ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बट
अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे एक नोडल प्लेन होता है। एक नोडल प्लेन का मतलब कि वहाँ पे एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एकदम नील होगी, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आपका क्या है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, तो आप एक बॉन्ड की आप इसको घुमाओगे, इसको घुमाते हो मान लो तो ये घूम जाएगा, बट अगर यहीं पे 3 बॉन्ड डाल दो तो इसको घुमाओगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग आपका रोटेशन पॉसिबल है, बट पाई बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन आपका पॉसिबल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल, जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है वो उतनी कम रिएक्टिव होती है। मान लो मोर स्टेबल मतलब एक अगर बॉन्ड कहीं पे है तो वो तोड़ना आसान नहीं है, बट अगर इसके साथ डबल बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, पर सिग्मा बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। तो आपका ये लेस रिएक्टिव होता है, बट पाई बॉन्ड आपका क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है। आपको पता है 2 एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड अकेले मौजूद रह सकता है, बट पाई बॉन्ड अकेले मौजूद नहीं रह सकता है। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब एक बार सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता है, पर सिग्मा बॉन्ड हमेशा अकेले बनता है। ठीक है। उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड से हम मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जो शेप होता है जैसे हेड टू हेड मान लो स्फेरिकल है और आपका डंबल शेप्ड है, तो इससे हम कर सकते हैं, बट साइड वाइज ओवरलैपिंग से हम मॉलिक्यूल का शेप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका और एक चीज़ और, पाई बॉन्ड जो होते हैं जो अभी मैंने पीछे बताया है कि पाई बॉन्ड को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम पीछे क्या गिन रहे थे, बॉन्ड पेयर ही तो गिन रहे थे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही तो गिन रहे थे। कहीं पे भी जो डबल बॉन्ड मैंने जहाँ पे बनाया वहाँ पे पाई बॉन्ड का कोई फर्क पड़ा है क्या मौजूद है, नहीं। तो कभी भी पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं ज्योमेट्री या शेप में। ठीक है। हमेशा कौन इंक्लूड होता है, सिग्मा बॉन्ड इंक्लूड होता है। ठीक है। इसके अलावा पाई बॉन्ड से जो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होते हैं, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से क्या होते हैं, वीकर होते हैं। भाई बात वही है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये तो इनका डिफरेंस है। क्लियर है आप लोगों को।